Hello everyone, you're watching to Finest Education and in this video we are going to discuss the important MCQs with explanation of chapter 14 When the Earth Shook. So let's begin. Question number 1. Famines are caused by A. Natural disaster, B. Severe droughts, C. Population imbalance या फिर D. All the above. So, first of all, we need to understand the meaning of famines. Famines means scarcity of food. तो जो खाने की कमी होती है उसे हम famine बोलते हैं, ठीक है। और खाने की कमी क्यों हो सकती है? ए, हाँ, नेचुरल डिजास्टर आगे अगर किसी तरीके से कोई डिजास्टर आ जाता है जो कि नेचुरली क्रिएट होता है, लेकिन जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, है ना, ये जो है अगर इसके पीछे कोई नेचुरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो उसके कारण जो हो सकता है खाने में कमी हो सकती है। साथ ही अगर बहुत ज्यादा ड्राफ्ट मतलब अगर बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए, बारिश ही ना हो, तो डेफिनेटली फूड जो आपके प्लांट्स होंगे उन्हें पानी नहीं मिलेगा, तो जो आपकी क्रॉप्स होगी वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, तो भी खाने की कमी हो सकती है। सी, पॉपुलेशन इम्बैलेंस, हाँ, अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है और उसके कंपैरिजन में अगर खाना जो है वो कम पड़ जाता है तो भी खाने में कमी हो सकती है। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किसी भी खाने की कमी के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों रीजन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फेमिन्स के लिए। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाती हूँ। सो हियर यू कैन सी फेमिन्स। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं दूर दूर तक कहीं पे भी जो है प्लांट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुका है और खाना उगाने के लिए लायक नहीं है ये जमीन। कुछ ऐसा हो जाता है जब फेमिन्स फटते हैं। एंड अगर हम इसके मीनिंग की तरफ बात करें तो फेमिन्स इज अ टाइम ऑफ एक्सट्रीम स्केर्सिटी ऑफ फूड, जब बहुत ज्यादा खाने की कमी हो जाती है, जो कि नेचुरल डिजास्टर, सीवियर ड्राफ्ट्स, पॉपुलेशन इम्बैलेंस, साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण हो सकता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो बच्चे होते हैं, खासकर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो होते हैं न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, सो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, लोग भूखमरी से मरने लगते हैं, स्टार्वेशन बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि खाने की कमी होती है। जब खाने की कमी होती है तो लोग कमी होने के कारण जो उनको प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल पाता और फिर वो मर जाते हैं, ठीक है। और ये जो फेमीन्स होते हैं ये नेचुरल डिजास्टर, साथ ही साथ अगर कोई ह्यूमन फैक्टर या भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जिसके कारण जो है इस तरीके से खाने में कमी हो सकती है। Now let's move to the second question. Now the second question is overflow of water bodies occur during A flood, B drought, C fire या फिर D cyclone। तो वाटर का ओवरफ्लो तब होता है जब फ्लड आता है या फिर ड्राफ्ट आता है या फिर आग लग जाती है या फिर साइक्लोन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज फ्लड। तो ओवरफ्लो वाटर तब होता है जबकि फ्लड आता है, मतलब कि बाढ़ आती है। सो हियर यू कैन सी वन ऑफ द ग्लिम्स ऑफ फ्लड। देखो कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरफ्लो वाटर हो रहा है, पानी बहुत ज्यादा क्या है, उसका लेवल जो है वो बढ़ गया है ना। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं वो क्या हो गई है, वो सारी की सारी इसके अंदर डूब गई है। इवन जो लोग हैं वो भी जो है पानी के अंदर डूब रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो होता है जब फ्लड आता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें फ्लड के बारे में, जो फ्लड है दिस इज समथिंग वेरी कॉमन इन इंडिया and during flood water overflows and submerges land and destroying the crops and vegetation। तो जब फ्लड आती है तो पानी जो है उसका लेवल बढ़ जाता है और जो जमीन होती है वो उसके अंदर डूब जाती है। जैसे कि आप दूर तक देखेंगे सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा और जो लैंड है वो लैंड जो है वो इसके अंदर डूब गया है। साथ ही जब इस तरीके से पानी भर जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं या डिफरेंट वेजिटेशंस होती हैं वो सारी भी क्या हो जाती हैं,
तहस नहस हो जाती हैं, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं, है ना। और ये आपको खासकर ऐसी जगहों पे देखने को मिलेगा जैसे कि जो गंगा रीजन के आसपास है, या फिर गंगा से जुड़ी जो दूसरी नदियां हैं उनके आसपास, ब्रह्मपुत्र गोदावरी के आसपास आपको हर साल कोई ना कोई कहानी हमारे इंडिया में बाढ़ से जुड़ी हुई जरूर मिल जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The third question is the sudden trembling of the earth is called as। तो जो अचानक से धरती पर कंपन होती है उसे हम क्या कहते हैं? A. Storm, B. Earthquake, C. Flood या फिर D. Drought। So the correct answer is option B, that is earthquake। The sudden trembling of the earth is called as earthquake। So here as you can see, this is one of the glimpse of earthquake, and here you can see that how sudden trembling of the earth is causing a lot of destruction, right? तो जो अचानक से जो कंपन होती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम earthquake बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, the sudden trembling of the earth surface is known as earthquake। The tremors are generally caused by shift of the tectonic plates which make up the earth surface। ठीक है, तो ये जो कंपन होती है वो क्यों होता है? क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, या फिर आप बोल सकते हैं अर्थ क्रस्ट, जो ऊपरी भाग होता है वो जो है, या जो नीचे वाला भाग है, मतलब जो प्लेट्स धरती के अंदर जो डिफरेंट प्लेट्स होती हैं वो जब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करती हैं, ठीक है, तो उनके शिफ्ट करने के कारण क्या होती है? कंपन होती है, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। जब ये ट्रम्बलिंग बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में बहुत ज्यादा लॉस होता है। ना सिर्फ लोग इसके अंदर इंजर्ड होते हैं, काफी लोग जो है बिल्डिंग के, पेड़ों के, डिफरेंट चीजों के गिरने से क्या है उनमें दब के मर भी जाते हैं। एंड साथ ही क्योंकि बहुत सारे घर, बहुत सारे बिल्डिंग टूट जाती है तो प्रॉपर्टी का भी काफी ज्यादा लॉस होता है। साथ ही जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेशंस होते हैं, वो भी तहस नहस हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन मेड डिजास्टर। तो दी गए ऑप्शन में से कौन सा मैन मेड डिजास्टर का सही एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए सुनामी, बी वोल्केनो, सी अर्थक्वेक या फिर ऑप्शन डी टेररिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज टेररिज्म। Now let's try to understand the whole concept in more detail. Okay, first of all we need to understand that what is disaster. So disaster is a serious problem which led to the loss of life, property and also led to environmental loss. ठीक है, so disaster एक ऐसी serious problem है, एक ऐसी समस्या है जिसमें जान की हानि होती है, साथ ही प्रॉपर्टी की हानि होती है, और जो environment होता है उसकी भी हानि होती है। Disaster broadly can be divided into two categories. One is natural disaster and the other is man-made disaster. तो हम disaster को दो तरीके से क्या कर सकते हैं? हम विभाजित कर सकते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर और दूसरा मैन मेड डिजास्टर। चलिए आप समझते हैं कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है। नेचुरल डिजास्टर हम उसे कहते हैं जब कोई डिजास्टर नेचुरली आता है, ठीक है, मतलब कि उसके लिए इंसान जो है वो इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, वो नेचर के थ्रू ही नेचुरली आता है। ठीक है, जैसे कि बाढ़ हो गई, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, एपिडेमिक, सुनामी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि नेचुरल डिजास्टर के हैं। ठीक है, वही अगर हम मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में बात करें तो ये ऐसे डिजास्टर होते हैं जिसके लिए ह्यूमन बीइंग ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि इंसान ही उसका सबसे बड़ा मेन रीजन होता है जो कि उस डिजास्टर को लेकर आता है। जैसे कि एयर क्रैश जो है वो नेचुरली नहीं आता है, वो कोई ह्यूमन बीइंग ही चला रहा होगा डेफिनेटली, इसी वजह से एयर क्रैश हुआ, ठीक से नहीं चलाया या क्या टेक्निकली कोई प्रॉब्लम हो गई। उसी तरीके से सिंकिंग शिप, तो कई बार आपने देखा होगा जो शिप हो गया पानी के अंदर क्या है डूब गए, तो वो भी नेचुरली नहीं हुआ, अपने आप ही नेचर से नहीं हुआ है, वो भी किसी न किसी ह्यूमन या फिर किसी टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ है, डूब गई। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती, कई बार है ना, टूट जाती है, ब्रिज गिर जाते हैं ठीक से ना बनाने के कारण, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, ये भी नेचुरली नहीं होता है, किसी ह्यूमन बीइंग ने ही बॉम्ब ब्लास्ट किया होता है। उसी तरीके से आप देखेंगे न्यूक्लियर हो गया,
न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गया एंड देन केमिकल रिएक्शंस हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है इसके पीछे ह्यूमन बीइंग होता है, तो इसे हम मैन मेड डिजास्टर बोलते हैं। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है कि व्हाट इज डिजास्टर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाना है एंड आपको 2 एग्जांपल्स लिखने हैं मैन मेड डिजास्टर के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The fifth question is the device which is used to measure earthquake is, so जो डिवाइस जिससे कि हम मेजर करते हैं कि किस लेवल का अर्थक्वेक आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं। सो अर्थक्वेक इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड, हमने पहले ही समझ लिया है कि अर्थक्वेक क्या होता है, और अब उसे जब हमें जानना हो कि किस लेवल का जो है धरती पे कंपन आ रही है, तो उसे हम किस तरीके से नाप सकते हैं। ए थ्रू माइक्रोस्कोप, बी थ्रू पोटोमीटर, सी थ्रू थर्मोमीटर, या फिर ऑप्शन डी थ्रू सिस्मोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज सिस्मोमीटर। तो जो अर्थक्वेक होता है उसे अगर हमें नापना है तो उसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम सिस्मोमीटर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, दिस इज हाउ द सिस्मोमीटर लुक्स एंड इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी और बात करें, सो अ सिस्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिस्पॉन्ड्स टू ग्राउंड नॉइजेस एंड शेकिंग सच एज caused by earthquakes, volcanic eruptions and explosion। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है ये सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक को ही जो है मेजर करने के लिए होता है, नहीं। इसके अलावा ये बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये जो है इससे हम ये पता करते हैं कि जो ग्राउंड है उसमें किस तरीके की आवाजें हो रही हैं और किस तरीके जो है वो कंपन हो रहा है, जिसका कारण बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक या फिर किसी तरीके का वोल्केनिक इरप्शन या फिर कोई बहुत बड़ा जो है एक्सप्लोजन हो जाता है आसपास, है ना, कुछ बहुत तेज का बॉम्ब फट जाता है। तो उन सारी चीजों के कारण जो भी ग्राउंड में जो क्या होती है, ट्रम्बलिंग होती है या फिर जो नॉइज होती है उसको नापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, यूज किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, cyclones are man-made emergency, B heavy rainfall, C flood, या फिर ऑप्शन D high speed winds। So they are asking the meaning of cyclone. Okay, so cyclone is basically high speed winds। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सो हियर यू कैन सी वन ऑफ द ग्लिम्स ऑफ साइक्लोन। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से कितनी हाई स्पीड में ये जो विंड है वो घूम रही है, कितनी तेज चल रही है ना। और मैं अगर आपको और भी बात बताऊं, सो साइक्लोन आर फोर्सफुल विंड्स which destroy buildings, uproot trees and also cause huge loss of life and property। तो साइक्लोन क्या होता है, फोर्सफुल विंड होती है, बहुत ही पावरफुल विंड्स होती हैं जो बहुत तेज तेज ऐसे घूमती हैं। ठीक है, और जब ये घूमती है तो अपने आसपास जो भी चीज होती है उसे भी क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो या कोई बहुत मजबूत पेड़ हो। हाँ, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो होती है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत लोगों की जान जाती है और क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो भी तहस नहस हो जाती है, तो उसका भी काफी ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the seventh question is, which of these agencies help the victims for natural calamities। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी एजेंसीज होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि नेचुरल कैलेमिटीज के आने के दौरान या उसके बाद जो होती है, जो लोग होते हैं उनकी हेल्प करती है। ए इंडियन आर्म फोर्सेस, बी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, सी नेशनल सर्विस स्कीम, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इंडियन आर्म फोर्सेस हो गई या फिर नेशनल कैडेट कॉर्प्स जिसे हम एनसीसी भी बोलते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम जिसे एनएसएस भी बोलते हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो नेचुरल कैलेमिटीज से जो लोग प्रभावित होते हैं उस रीजन के लोगों की हेल्प करती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आप अपने डे टू डे लाइफ में जब कहीं पे भी फ्लड आ रहा है, कोई आया, तो आप इस तरीके के सिनेरियो देखेंगे जहाँ पे एनसीसी के, एनएसएस के या फिर इंडियन आर्म
फोर्स के जो पीपल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, वो लोग इनकी हेल्प करने के लिए आते हैं, जो कि नेचुरल कैलेमिटी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कच्छ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो कच्छ, जिसका डिस्क्रिप्शन हमें चैप्टर में भी देखने को मिलता है, वो दिए गए ऑप्शन में से कौन से स्टेट में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। सो कच्छ इज लोकेटेड इन गुजरात. So here, as you can see in the image also, there is Kutch, है ना? आप यहाँ पे कच्छ देख सकते हैं. This is the whole map of India. एंड यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है? गुजरात है. एंड ये जो येलो कलर देख रहे हैं आप, ये जो है कच्छ है. इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, सो कच्छ मीन्स सराउंडेड बाय वाटर. ठीक है, जो कच्छ है उसका मतलब होता है पूरी तरीके से पानी के से घिरे हुए होना. ठीक है, सो जो कच्छ है वो अगर आप देखेंगे तो वेस्ट एंड साउथ, ये दोनों के दोनों तरीके से ये क्या है? पानी से घिरा हुआ है. अरेबियन सी है यहाँ पर, है ना? तो ये ऑलमोस्ट ये जो रीजन है पानी से घिरा हुआ है. एंड यही कच्छ का मतलब भी होता है. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट कच्छ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात. तो ये गुजरात का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9, which of the following precaution one should take during earthquake? तो कौन कौन से मेजर्स या कौन कौन से स्टेप किसी को भी लेना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है? ऑप्शन ए, डोंट टेक शेल्टर अंडर अ टेबल. ठीक है, अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको टेबल के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए. क्यों नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए. अगर आप टेबल के नीचे शेल्टर नहीं लेंगे, आप उसके नीचे अगर नहीं बैठेंगे, तो हो सकता है कि जो आसपास की दीवारें हैं वो आपके ऊपर गिर जाएगी, है ना? तो ऐसे में क्या होगा? आपका लाइफ को क्या है? रिस्क है. तो इसलिए ये तो हमें बिल्कुल करना चाहिए, हमें टेबल के नीचे शेल्टर लेना चाहिए. तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है. तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा. ऑप्शन नंबर बी, स्टे क्लोज to tall and heavy objects that may fall on you. तो हमें बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हो गई, ये हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके पास खड़े होना चाहिए. अरे भला क्यों खड़ा होना चाहिए? अगर हम इसके पास खड़े होंगे तो हम जानते हैं कि जो अर्थक्वेक होती है उसमें जो अर्थ सरफेस होता है उसका ट्रैवलिंग होती है, कंपन होती है, हर सामान जो है वो हिलने लगता है. तो अगर हम उसके पास खड़े होंगे, वो चाहे कोई बिल्डिंग हो या कोई वजनदार सामान हो, तो वो हमारे ऊपर गिर जाएगा और इससे हमें क्या हो सकती है? चोट लग सकती है. अगर हम उससे दब जाएंगे तो हो सकता है हमारी मृत्यु भी हो जाए. तो हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि हमें क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए अर्थक्वेक के टाइम पर. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज, इफ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विथ अ पिलो. ठीक है, अगर मान के चलो भूकंप आ गया और आपको पता नहीं चला, आप सो रहे थे, ठीक है, और आप बेड पे, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है निकलने के, आसपास भागने की, आप भाग नहीं सकते अभी ओपन ग्राउंड में, है ना? तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आप अपने जो सर है उसे पिलो से ढक लें. ये तो हमें लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास चांस है नहीं, बहुत तेज से भूकंप आ गया, अब आप नीचे भी जा नहीं सकते, ओपन ग्राउंड में जा नहीं सकते, है ना? तो आप इस टाइम पीरियड में अगर अपने आप को पिलो से ढक लेंगे तो हो सकता है कि आसपास जो भी चीज आपके ऊपर गिर रही है वो आपके ऊपर ना गिर के पिलो से आप जो है प्रोटेक्ट हो जाए, है ना? तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है. चलिए, लेकिन साथ में हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं. फाइंड अ स्पॉट क्लोज टू बिल्डिंग, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स. ठीक है, तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जो कि बिल्डिंग या किसी ट्री या किसी पावर लाइन के पास में हो. तो ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर चीजें हिलेगी अगेन, जैसे हमने ऑप्शन डी में भी देखा, तो बिल्डिंग, ट्री या फिर कोई पावर लाइन है, वो अगर हमारे ऊपर गिर जाएगी तो उससे हमें क्या होगा? हमारे लाइफ को रिस्क होगा, हम उससे दब के मर सकते हैं. वही पावर लाइन के बारे में बात करें, हमारे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गिर सकती है, तो उससे भी हमारे लाइफ को रिस्क है. तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. तो इस हिसाब से ऑप्शन डी भी जो है, ये ऑप्शन हमें गलत लगता है. तो ऑप्शन सी ही हमें इसका करेक्ट आंसर लगता है. तो यही करेक्ट प्रिकॉशन है जो हमें लेना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है. सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 10. The earthquake in Kutch occurred on. Okay. So Kutch is something. Where is Kutch located? This is something which we have already discussed. हमने discuss कर लिया है कि कच्छ कहाँ पे है. लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो earthquake है वो कच्छ में आया था, right? तो वो कौन से डेट में आया था हमें ये पता करना है. Option A. 23 January 2002. B. 24 March 2004. Option C. 26 January 2001. या फिर option D. 17 March 2011. So, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 26 जनवरी 2001. तो 26 जनवरी का ही दिन था, जैसे कि चैप्टर में बताया गया था कि उस दिन तब सभी लोग क्या कर रहे थे, परेड देखने के लिए टीवी खोल के बैठी थी, है ना. तो उसी दिन जो है उसी दिन क्या हुआ था, कच्छ में अर्थक्वेक आया था. और आप यहाँ इमेज में भी एक ग्लिम्स देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लाइफ का एंड देन प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था उस टाइम में. So I hope कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हैं. Thanks for watching our video. If you like our video, then hit our like icon, share it with your friends, and if you have not subscribed it yet, then subscribe it for further notifications. See you then next time.